इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ऐसे नाम सुनते ही पहला ख्याल, ऐसा नाम सुनते ही पहला ख्याल ये कि इनकम टैक्स एक्ट में इनकम के कितने हेड? 5 हेड। 5 हेड में से ये वाला जो है वो दूसरा हेड है, सेकेंड हेड। यानी पहला सैलरी, दूसरा एचपी, तीसरा पीजीबीपी, चौथा सीजी, पांचवा अदर सोर्स। तो टोटल 5 हेड है। अब इस 5 हेड में से जो हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट है, किसी भी हेड में जैसे ही नाम आया तो पहला सवाल पूछा जाता है किस तरह का इनकम इसमें आएगा। क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी देख के लगा, लेकिन कुछ हाउस प्रॉपर्टी का इनकम नहीं भी लेते हम लोग, इस हेड में अदर सोर्स में चला जाता है। क्यों? इसीलिए तो बात होती है चार्ज यानी चार्जेबिलिटी। चार्जेबिलिटी कहता है कि हाउस प्रॉपर्टी के इनकम में आने के लिए 3 कंडीशन, तीनों फुलफिल होना चाहिए। ऑल 3। पहला, देयर मस्ट बी बिल्डिंग या लैंड अपर्टेनेंट। अपर्टेनेंट यानी साथ में, जमीन हो या ना हो चलेगा। तो बोला बिना जमीन का बिल्डिंग कैसे? फ्लैट के केस में आप फ्लैट के मालिक हो, जमीन के नहीं। और फ्लैट होने पे भी वो हाउस प्रॉपर्टी होगा। तो देर मस्ट बी बिल्डिंग। अब बिल्डिंग कच्चा हो, पक्का हो, कुछ भी हो। दूसरा है कि इनकम, वो जो एसएससी है जिसका इनकम कैलकुलेट कर रहे हो, वो उसका ओनर होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी हम लोग घर किराए पे दिए लेकिन हम ओनर ही नहीं है, तो नहीं होगा। एंड तीसरा है, वो जो प्रॉपर्टी है वो जो ओनर है अपने बिजनेस में यूज ना करता हो, अपने बिजनेस में। तो 3 कंडीशंस जब फुलफिल हुआ तो हाउस प्रॉपर्टी वर्ड यानी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाए। किराए पे देना बड़ी बात नहीं है, तो ध्यान रहे कुछ शब्दों की कहानी। ओनर का मतलब भी होता है गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आपको जिनके नाम पे रजिस्ट्री है, जिनके नाम पे रजिस्ट्री है। ओके, तो ध्यान रहे सबसे पहले कि 3 कंडीशन। तो बोला इसका इतना इम्पोर्टेंस क्यों? इसका इम्पोर्टेंस एक सवाल से मैं बता दूं। जब आपके पास 3-4 घर होगा तो आप पाओगे कि एक घर का कैलकुलेशन ही नहीं होने वाला है। और वो आपके सम में कुछ इस तरह से होगा कि मिस्टर एल भादुड़ी 4 घर की मालकिन है। एक ए बी सी डी। हाउस ए को
किराएदार को दिया है बिजनेस के लिए, हाउस बी को किराएदार को दिया रहने के लिए, हाउस सी में खुद रहती हैं और हाउस डी में अपना बिजनेस चलाती हैं। तीसरा कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, क्योंकि बोला है कि आप बिल्डिंग है, आप ओनर हो और आप अपने बिजनेस में यूज नहीं करते हो, यानी इसका कोई कैलकुलेशन नहीं होगा। भले ही किराएदार बिजनेस कर रहा है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, या हम रहते हो तो भी होगा। तो उस पॉइंट का यूज आपका यहां हो गया, कैलकुलेशन ही नहीं होगा। जब हम लोग उसका कैलकुलेशन करते हैं तो उस कॉलम को पहले ही नीचे कुछ लिख करके उड़ा देते हैं, बोलते हैं उसका कैलकुलेशन नहीं होगा। बोला क्यों? बोला तीसरा वाला कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर रहे, सॉरी ABC है, डी है ही नहीं। और वो ज्ञान क्या दे दिए? तो ध्यान रखना वो तीसरे कंडीशन का यूज वही रहा। अब रहा घर, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में लोग अपना धंधा या रहना कुछ भी हो रहा है, लेकिन बिल्डिंग के छत पे बोर्ड लगाए हो, तो बिल्डिंग तो छत पे बोर्ड लगाने के लिए नहीं बनाए थे भाई। एडवर्टीजमेंट के बोर्ड से कमाई हो रहा है, वो किंतु वो हाउस प्रॉपर्टी नहीं होगा। बिल्डिंग वो जो नीचे का पोर्शन रहा, प्लस खाली जमीन किराए पे दिए हो, खाली जमीन तो बिल्डिंग है ही नहीं भाई, तो भी नहीं होगा हाउस प्रॉपर्टी। खाली जमीन अदर सोर्स। और आप किसी से किराए पे लेके किसी दूसरे को किराए पे दिए हो, उसको कहते हैं सबलेट। तो फिर वो अदर सोर्स में जाने वाला है। तो क्लियर यही करना था कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने के लिए आपको सिंपली वो 3 कंडीशन पहले चुपचाप फुलफिल करने थे। इन सारी चीजों में वो फुलफिल होता हुआ नहीं दिखता है, तो छोड़ दिए। अब रहा कि हाउस प्रॉपर्टी मतलब, इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ रहने के लिए देंगे तो ही होगा। दुकान, गोदाम, ऑफिस, जिस चीज के लिए भी भाड़े पे दो, चाहे वो विदेशों में ही घर क्यों ना हो, होगा तो वो इनकम फ्रॉम व्हाट? हाउस प्रॉपर्टी है। बाकी थ्योरी बाद में, क्योंकि सवाल ही आता है तो उस पर ही फोकस होते हुए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का जो कैलकुलेशन है वो एक फॉर्मेट के दायरे में बनता है। फॉर्मेट को अवॉइड ही नहीं करते हम, पूरा का पूरा इसी फॉर्मेट पे सवाल हमेशा चलता है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू पहले कहीं से लाते हैं हम लोग, उससे म्यूनिसिपल टैक्स पेड को माइनस करते हैं, तो आता है नेट एनुअल वैल्यू। उससे डिडक्शन को माइनस करते हैं, दो स्टैंडर्ड और इंटरेस्ट, तो सीधे आ गया हाउस प्रॉपर्टी। तो जब कभी भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की बात होगी, सीधा सीधा लास्ट में एक फॉर्मेट चलता है, सीधा सीधा। अब इस पे बात करेंगे कि क्या क्या चीज और ध्यान रखना है। तो सीधा है तो यही,
यानी पूरा का पूरा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसमें आपको दिमाग नहीं लगाना कुछ। अब सबसे पहला शुरुआत क्या है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो बोला ये कहाँ से आता है? तो इसकी भाषा है हायर ऑफ आर ई आर एंड ए आर आर। बाद वाला बाद में बात करेंगे। तो फिर दो नया वर्ड चुन लिया, यानी जीवी आता है इन दो शब्दों से, आर ई आर और। तो बोला आर ई आर क्या है? तो आर ई आर पे फिर देखो भाषा क्या है, हायर ऑफ सी एम वी, फेयर रेंट बट नॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट। फिर तीन ठो वर्ड ला दिया। इसीलिए ओरिजिन शुरुआत होता है इन तीन शब्दों से, जीएवी, आर ई आर, ए आर आर, आर ई आर, तीन वर्ड जीएमबी, फेयर एंड स्टैंडर्ड रेट। तो थ्योरेटिकली जीएमवी घर कहीं भी होगा तो एक जमीन पे होगा, और वो जमीन का कोई ना कोई लोकल बॉडी या लोकल अथॉरिटी होता है जिस एरिया में है वो, और वो लोकल अथॉरिटी हुआ पंचायत, म्यूनिसपैलिटी, कॉरपोरेशन। लेकिन तीनों को इन जनरल हम लोग बोलते हैं चलो म्यूनिसपैलिटी, यानी पंचायत या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी उसी में आया। तो जिस एरिया में भी घर है उस घर के लिए पहले तो परमिशन लेना पड़ता है बनाने के लिए उस लोकल बॉडी से। नहीं परमिशन लेके बनाओगे तो जोगी जी का बुलडोजर चल जाएगा। जिन लोगों ने भी ऐसा नहीं किया और कुछ उल्टा सीधा हरकत किए, बुलडोजर चला देते हैं। और कुछ नहीं, परमिशन लिया, बोला ना, बोला तोड़ो पहले, बाद में बाकी बात होगा। तो इसीलिए वो बुलडोजर का कहानी सिंपली वही है कि बिना परमिशन का जिनका भी है वो बोलते हैं बाकी उससे बाद में बात किया जाएगा। ये अपने आप को बहुत स्मार्ट समझा था, पहले उसका तुका कर, वो घर तोड़, बाकी बाद में देखा जाए। जिसने भी ऐसा हरकत किया वो आज क्या ना। तो जिस एरिया में भी है बिना परमिशन का घर बना नहीं सकते, तो परमिशन जब लेते हो ना तो वो म्यूनिसपैलिटी आपसे टैक्स लेती है। टैक्स किस आधार पे लेती है? वो अपना एक वैल्यू उस घर का डिसाइड करती है। उसी वैल्यू को हम लोग कहते हैं व्हाट, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। तो इस वर्ड को सुनते ही फीलिंग क्या, कि उस घर का एक वैल्यू म्युनिसिपैलिटी ने डिसाइड किया है अपना टैक्स लेने के लिए। दूसरा हुआ फेयर रेंट। यदि ये रूम किराए पे हमने लिया और जिसने भी मुझे दिया ऐसा ही रूम आसपास क्या रेंट चलता है, ऐसा ही रूम का आसपास, उसको कहते हैं फेयर रेंट। और तीसरा, दुनिया के कुछ मशहूर झगड़े हैं, सास बहू, मकान मालिक किराएदार। तो उनमें से एक झगड़ा है मकान मालिक किराएदार का, वो भी फेमस है झगड़ा। और झगड़ा इस बात का मोस्टली है कि हम भाड़ा इतना नहीं देगा तो हम भाड़ा इतना लेगा। बाकी तो साफ सफाई उल्टा सीधा अपनी जगह, भाड़े का एक झगड़ा है। उस झगड़े के लिए सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट एक लॉ बनाती है कि इस एरिया में इससे ज्यादा रेंट नहीं होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड रेंट आने पे क्या समझोगे? स्टैट्यूटरी। ये स्टेट गवर्नमेंट ने उस एरिया का एक मैक्सिमम रेंट डिसाइड किया है। तो जीएवी निकालने के लिए पहले आरईआर चाहिए, और आरईआर इन तीन वैल्यू पे डिपेंड करती है।
और ये हाँ, नेट ग्रॉस बोल के कंसेप्ट है, वो बाद में बात करेंगे, क्योंकि मेट्रो नॉन मेट्रो सिटी की कहानी है। बस इतना है, जीएमवी ये हिस्सा बाद में आते हैं। फेयर रेंट एंड व्हाट, स्टैंडर्ड रेंट। तो फेयर रेंट वाले जगह पे एक वर्ड है, वो लिख लो, और स्टैंडर्ड रेंट वाले जगह पे ओके। फेयर वो कोई एक्चुअल रेंट नहीं, नोशनल पैसा हो सकता था। चलिए, तीन वैल्यू डिसाइड करेगा मेरा आरईआर क्या होगा। तो इससे क्या था, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, और आरईआर के लिए क्या बोला, तो सीधा सीधा यदि यही मेरा हिसाब किताब है, तो सपोज करो एक इलस्ट्रेशन नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर क्या, 3। कहता है घर है बहुत सारा, पहचान चलो जो भी है, मान लिया कि एक वैसे नोट लिया कि अलग अलग घर है, तो उसके 5 वैल्यू तो सब में जरूर होंगे, मतलब 3 वैल्यू। और वो तीनों वैल्यू को देखते हुए अपने को उसका आरईआर निकालना है, आरईआर निकालना है। तो पहला रूल के हिसाब से क्या बोला था आरईआर के लिए, हायर ऑफ जीएमबी एंड फेयर रेंट। तो 50 और 52 में ज्यादा कौन, लेकिन स्टैंडर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम तो हो ही सकता है, तो फिर 52 ही रह जाएगा। क्या रह जाएगा, 52। ठीक है। बी में 55 और 57, हायर 57, लेकिन स्टैंडर्ड से तो ज्यादा नहीं हो, 54। सी 60 और 68, हायर 68, बट स्टैंडर्ड से ज्यादा नहीं हो सकता, 50। डी 75 और 80, 80 हायर बट 65 से ज्यादा नहीं हो सकता। ई 70 और 65 बट 63 से ज्यादा, और एफ 80 95 से कम तो हो ही सकता है। आरईआर
आरईआर आने के बाद अगला टुकड़ा जो देखा था जीएबी में, आरईआर एंड एआरआर। एआरआर का मतलब है एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। अभी ये अनरियलाइज रेंट उन सबसे कोई मतलब नहीं है, वैकेंसी से भी मतलब नहीं है, और फिलहाल इन सब चीजों के बारे में बाद में बात करेंगे। तो सीधा सीधा है कि आपको जीएबी में पहुंचना है तो 4 इंफॉर्मेशन तुम मैक्सिमम पा सकते हो। 4 कौन कौन से? 3 ये और ये समझेगा। एआरआर एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, रिसीव नहीं, रिसीवेबल। तो तुम तो प्रीवियस ईयर 1 साल 12 महीने का कर रहे हो, तो 12 महीने का जो रिसीवेबल एक्चुअल बेसिस पे है वो एआरआर, वो सम में दिया रहता है। 60, 56, 45, 68 एंड वॉट 80, 68, तो वो सब में दे दिया जाएगा। और जीएबी का रूल है, आरईआर और एआरआर में जो हायर होगा, जो हायर होगा, तो 52 और 60 में हायर 60, 54, 56 में, और 50, 45 में 50, 65, 68, 68, 63, 80 में 80, 80 और 68 में 80। बहुत बेसिक कैलकुलेशन जीएबी निकालने का। तो जिंदगी में बेसिक पार्ट ये है कि तुम्हें वो 4 दे देगा और 2 तुम्हें खुद से सोच के निकालना पड़ता है। बाकी जो दाएं बाएं होगा वो तो बात की बात है। जीएबी आने के बाद फॉर्मेट कहता है कि म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। डिटेल डिस्कशन बाद में करेंगे। जितना माइन दिया वो माइनस करो, तो जो घटा के प्लस माइनस करके आया उसको कहते हैं व्हाट, एनएबी। फिर जितना एनएबी आया उसका 30%, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन कौन से और चैप्टर में पढ़ा था? है? क्या था वो? 16 रोमन 1 ने 50,000। और कहाँ पढ़ा था? फैमिली पेंशन, स्टैंडर्ड डिडक्शन लोअर ऑफ 15,000 और 33 1/3 ऑफ एक्चुअल पेंशन। वैसे ही हाउस प्रॉपर्टी में सरकार बोलती है जितना तेरा एनएवी आया उसका 30% ले ले। तू बोला सर मेरा रेंट रिपेयर, बोला वो सब हम नहीं जानता, सब उसी में है। तो बोला सर कुछ भी नहीं माइनस होगा, बोला उसके अलावा सिर्फ एक और माइनस होगा। घर बनाने के लिए यदि लोन लिया है तो बोला और कुछ हम माइनस नहीं करते। इंटरेस्ट वाला तेरा यदि कुछ है तो वो हम अलग से देखेंगे, और बाकी स्टैंडर्ड जो आएगा। और बोला तेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया, देख लो फॉर्मेट। हर एक सवाल में, बाकी जो अलग होगा सो अलग है, हर एक सवाल में फॉर्मेट का चलना कुछ उसी तरह है। तो एक छोटा सा सवाल है नंबर 1,
पेज नंबर 97 में। बोलता है कि नवाब जी का घर लखनऊ, और हो सकता है यही घर कलकत्ता होता, बात करेंगे कलकत्ता बाद में। पहले बोले ही थे कि 4 फिगर तुमको मिलेगा, 4 से हमको निकालना क्या होगा, जीएबी। और उसके बाद लेस कौन, म्यूनिसिपल टैक्स, फिर कौन, स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो तो परसेंटेज है, फिर कौन, तो फालतू का एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया है। ऐसी चीजों को हमसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मेरे फॉर्मेट में कहीं जगह ही नहीं उसका, जो है वही मिलेगा, बाकी आपको मिलने वाला नहीं है। तो सिंपल एक सिंगल कॉलम का फॉर्मेट लेते हुए चलोगे। सिंपल, हमेशा से एक फॉर्मेट हम लोग लेते हैं, और कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, 2 कॉलम में दूसरा कॉलम कोलकाता के लिए है, तो बाद में फिगर बैठाना। पहला कॉलम यदि लखनऊ है तो 2 बार करने की बजाय एक ही बार में कैलकुलेशन कर लेंगे। तो लखनऊ पहले करो, कलकत्ता बाद में सोचेंगे। दूसरा कॉलम प्रेजेंटेशन, किसी का कम किसी का ज्यादा होता है, समय के ऊपर डिपेंड करता है कितना प्रेजेंट करना है। समय पूरा है तो पूरा प्रेजेंट करो, तो पूरा समय है तो पूरा प्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे पहले वो जो ऊपर में आर निकालने के लिए कितना वैल्यू चाहिए, 3, वो तीनों पहले चुपचाप लिख लो। तो पहला था कौन सा, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू 72। वर्किंग नोट 2 जो लिखा हूँ वो कोलकाता के लिए है, अभी दिमाग मत लगाओ। दूसरा फेयर रेंट 78। तीसरा स्टैंडर्ड रेंट 95। तो पहला तो 3 वैल्यू ले लिया तुम। बिना लिखे भी कुछ लोग दिखा देते हैं, चलेगा वैसे तो। 3 वैल्यू को पहले सर पे आसानी से लिख लेना। इसके बाद आर का रूल आपको याद रहना चाहिए, और उस रूल को लिखना है पहले। अमाउंट तो चलो समझ में आ रहा है, कितना जाएगा आर में, 78,000। बहुत बढ़िया, तो रूल के वर्ड्स के साथ लिख लो, बहुत बढ़िया रहेगा। पूरा नाम रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, आर। तो पहले आर का रूल लिखा, अमाउंट लिख लिया 70। फिर क्या चाहिए अपने को, AR, तो वो चुपचाप लिख लोगे पहले 68।
जीएबी, जीएबी का रूल आरईआर और एआरआर में जो ज्यादा हो, तो ज्यादा कौन है? 70। तो जीएबी 78। अब जीएबी के बाद क्या था? लेस म्यूनिसिपल टैक्स। कितना समय है? 15% कौन से अमाउंट का? वो 78 का मत ले लेना, म्यूनिसिपल वैल्यू का। यानी ये 15% 72,000 का, तो 72,000 का ले लिया 10,800, और माइनस करके जो वैल्यू आया उसको बोला नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू से इंटरेस्ट ऑन पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, कौन सी वैल्यू का 30%? एनएवी यानी 67,200 का। इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर ले, तो जो आया उसको क्या बोला? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट। ये तो हो गया कहाँ का भाई? लखनऊ का। आगे बढ़े तो नेक्स्ट टुकड़ा है कोलकाता। कोलकाता जैसे ही मेट्रो शहर का नाम आ गया ना, ध्यान रखना, बवाल का कहानी है। मेट्रो शहर का नाम आते क्यों? क्योंकि मेट्रो शहर का नाम आने का मतलब है म्युनिसिपल वैल्यू दो तरह का होता है।
म्युनिसिपल वैल्यू दो तरह का होता है। ऐसे मैंने कहा शहर नॉन मेट्रो, और दूसरा कौन, मेट्रो। मेट्रो होता क्या है, नहीं होता, दिमाग नहीं लगाना है। सर वही कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई। क्या फर्क पड़ता है नॉन मेट्रो में? ऐसे हम लोग कहते हैं म्युनिसिपल वैल्यू दो, एक ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और एक है नेट म्युनिसिपल वैल्यू। नॉन मेट्रो शहर में जीएमवी और एनएमवी बराबर है, इसलिए टेंशन नहीं है। लेकिन मेट्रो शहर में सीएम एनएमवी इक्वल टू जीएमवी -10% ऑफ जीएमवी माइनस परसेंटेज ऑफ सीवर सीवरेज टैक्स। यदि सीवरेज टैक्स वो सब है तो 3 ठो माइनस होगा, मतलब 2 ठो वाटर सीवरेज सब। अब आरईआर के लिए हमको चाहिए जीएमबी, बट म्युनिसिपल टैक्स के लिए चाहिए एनएमबी। अब यदि सवाल आप देख रहे थे सिर्फ म्युनिसिपल था, यहाँ तो वर्ड ही नहीं सुना। लेकिन लखनऊ नॉन मेट्रो है, तो तू उसे जीएमबी बोल, एनएमबी बोल, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए टेंशन नहीं हुआ। लेकिन यही यदि मेट्रो बोल दी, और ये सारा ग्रेजुएशन में, प्रोफेशनल एग्जाम में सब जीएमबी एनएमबी बराबर। तो जैसे ही कलकत्ता बोली पहले, तो कोई पूछा ये कौन सा है। साइलेंट रहे तो हमेशा मान लोगे ये नेट है, साइलेंट रहा तो हमेशा मान लिया वो नेट है। साइलेंट रहा तो वो नेट है, तो साइलेंट है तो वो नेट है। लेकिन ऊपर तो मेरे को ग्रॉस लेना है, और टैक्स हमेशा नेट पे होता है। तो मैंने पहले ही कहा झंझट का, जब मेट्रो है तो, नॉन मेट्रो होने पे टेंशन ही नहीं है। सवाल साइलेंट हो तो काहे को आ बैल मुझे मार, मान लेना नॉन मेट्रो। कुछ लोग मान लेते हैं मेट्रो, मेट्रो मानोगे फिर झंझट बढ़ जाएगा। सवाल साइलेंट हो तो नॉन मेट्रो मान के आगे बढ़ जाना। बहुत जगह लोग, या हम ही लोग कभी कभी बहुत जगह बोलते हैं कि मेट्रो मान लो, कैलकाटा यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे रहे हो तो मेट्रो शहर में हो। चलो आगे। तो ये जीएमवी एनएमवी का जो चक्कर है, उस पे कुछ सवाल भी छोटा सा लिए हैं। रिलेशन जो अभी आपने देखा वही वहां पे मेंशन भी है। मेट्रो सिटी में एनएमवी जीएमवी -10% ऑफ जीएमवी एंड सीवरेज एंड वाटर टैक्स, और टैक्स हमेशा परसेंटेज ऑफ एनएमवी होता है। प्रॉब्लम साइलेंट हो हमेशा मान लेना वो एनएमवी। अब एक सवाल है, बोला यदि ये इंफॉर्मेशन है तो इसका जीएमवी एनएमवी बताओ। पांच हजार कौन सा वैल्यू है? पहले तो शहर कौन सा, मेट्रो, तभी बवाल है। मुंबई ने ये जो 5,000 वैल्यू डिसाइड किया, ये कौन सा वैल्यू है? एनएमवी। कौन सा है? सीवरेज वाटर टैक्स कितना है? तो बोला क्या बताओ, क्योंकि एनएमवी तो ही है। तो एनएमवी
कितना दिया, और एनएमवी कैसे आता है? जीएमवी इस 10% ऑफ जीएमवी को मैथमेटिकली हम लोग लिख सकते हैं, और ये तो एक साइलेंट है, एक से 0.1 आ गया तो क्या हो गया, 5,000 प्लस जीएमवी इक्वल टू 5,400, और 0.9 इधर, तो ये कितना रहा, 6,000। तो ध्यान रहे, 6,000 रुपया तुम्हारा कहला गया वॉट। हो गया। चलिए दूसरा वाला। दूसरा वाला सवाल है, जीएमबी म्यूनिसपैलिटी है 70,000, म्यूनिसिपल टैक्स 12, वाटर एंड सीवरेज 3 and 2, फाइंड आउट द एनएमवी एंड टैक्सेस टू बी पेड। इक्वेशन पे प्लस माइनस करके बताओ, एक बार देखें कहाँ तक दिमाग चलता है। एनएमवी है जीएमवी माइनस वॉट, -3 और 2 वॉट, 5% वाटर एंड सीवरेज टैक्स, 5% ऑफ क्या, एनएमवी। तो एनएमवी तो पता नहीं है, जीएमवी पता है,
उसका 10% भी पता हो जाएगा, लेकिन 5% ऑफ एनएमबी यानी 0.05 एनएमबी ना, तो एनएमबी के साथ प्लस क्या जुड़ जाएगा, एनएमबी इधर क्या 70 और 7, तो 1.05 एनएमबी 63, एनएमबी इक्वल टू डिवाइडेड बाई कितना, 60,000। तो ध्यान रहे, एक्स अमाउंट बोला था, परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर दिया और हमेशा एनएम मेट्रो होगा। और जब पटना हुआ तो नॉन मेट्रो, और नॉन मेट्रो में एनएम भी 70 ही रहेगा, 70 पे सारा कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो जैसे ही कलकत्ता शहर की बात आ गई, जो नंबर 1 था, उसमें ये जो वाटर सीवरेज है वो हमेशा नहीं मिलता है। यदि वाटर सीवरेज हमेशा नहीं मिला, तो जीएमबी एनएमबी का रिश्ता क्या है वो देख लो पहले।
यदि ये 0 है तो खाली यही रहेगा। तो जीएमबी से एनएमबी पे जाते वक्त लेस 10% ऑफ व्हाट, जीएमबी। तो 10% मतलब 10/100, 10/100 मतलब 1/10। तो जीएमबी से एनएमबी जाना है तो हम लोग आराम से लिख सकते हैं 1/10 ऑफ जीएमबी। एनएमबी। और यदि एनएमबी से जीएमबी पे जाना है तो ध्यान रखना, यदि ये 10 रुपया है तो ये 1 रुपया, तो ये कितना। तो एनएमबी यदि मेरे पास है और जीएमबी पे जाना है तो शब्दों को थोड़ा सा ध्यान रख। एनएमबी है मेरे पास 9, एड 1/9 ऑफ एनएमबी, क्योंकि 1/10 पे था, एनएमबी पे तो 9 है भाई। तो 1/9 तभी तो 9 का 1/9 आएगा। तो ये छोटा सा मैथ सही रहे। इफ नो वाटर एंड वॉट, सीवरेज टैक्स। ठीक है। तो नीचे उसका पर्पज, हाउस किसी जमीन के लोकल अथॉरिटी पे है, तो ये ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू के बारे में ज्ञान था कि जो हाउस रिलेटेड टैक्स है हमेशा म्युनिसिपल अथॉरिटी एक परसेंटेज डिसाइड करती है। परसेंटेज के लिए फिर बात आती है कौन सी वैल्यू पे। तो फिर हमारे पास तो म्युनिसिपल वैल्यू एक एनुअल वैल्यू के बराबर होता है, जो जीएमबी भी होता है और एनएमबी भी होता है। तो जीएमबी लगता है आरईआर के लिए और एनएमबी लगता है टैक्स के लिए। साइलेंट है तो हमेशा एनएमबी मानोगे। हाँ, मेट्रो शहर में ही बवाल है, नॉन मेट्रो में तो जीएमबी एनएमबी क्या है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना तुम्हारे ग्रेजुएशन के व्यू से।
अदरवाइज कोई जरूरत तो नहीं पड़ता है। लिखो इससे। तो कलकत्ता के केस में पहले एनएमडी क्या करो, निकाल लो। पहले एनएमडी क्या करो, निकाल लो, फिर उसके बाद ऊपर बैठा लेना। तुम्हारा एंटीओ नहीं है, तो लेबल को क्रॉस कर लेते हैं। तो फिर कलकत्ता वाले शहर के हिसाब से, चलो इनको रुक जाओ 2 मिनट थोड़ी देर। कौन सा कॉलम हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा। तो ऊपर कितना से स्टार्ट करोगे, 80 से। बाकी खुद से करके देखो कितना ला रहे हो तुम लोगों के हिसाब से। 70 to 80 हो गया, बाकी करो। तो 80 करके तुम्हारा RER 78, GAV 80, बाकी सब उसके हिसाब से। चलो होमवर्क रहेगा आपका। यार 16 करना सिर्फ। ठीक है, चलो बाय।